पैथोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इससे एक डॉक्टर को क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए पैथोलॉजी की जितने भी टेस्ट हैं ना, मैं मोटी सी बात बताऊँ, इसके हमारे पास दो वो होते हैं। एक को कहते हैं डायग्नोस्टिक, आपने कोई बीमारी डायग्नोस कर दी, आपने देख लिया जी मेरा ब्लड देख लिया HbS1c डायबिटीज मुझे, अब ये तो आपने एक इसकी वो दी। सेकंड दूसरा देखा आपने ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट के बाद आप कहते हैं डॉक्टर साहब अब दोबारा टेस्ट करवा के लाएं। ये जो दोबारा टेस्ट है इसको कहते हैं प्रोग्नोस्टिक वैल्यूज। फर्स्ट डायग्नोस्टिक वैल्यूज और सेकंड जो है ना वो प्रोग्नोस्टिक वैल्यूज कि जी ये मैंने जो ट्रीटमेंट दी है ये किस हद तक जो है ना मेडिसिन काम कर रही है या मुझे इसकी पोटेंसी बढ़ानी है या कम करनी है, तो ये प्रोग्नोस्टिक वैल्यूज होती है। इसके अलावा सेल इंजरी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सेल इंजरी क्या है, एट्रोफी क्या है, हाइपरट्रोफी क्या है, नेक्रोसिस क्या है, गैंग्रीन क्या है, ओडिमा क्या है, हेमरेज क्या है। अब देखिए एक और चीज होती है, जहां भी जाते हैं ब्रोंकाइटिस हो गई जी, फेरेंजाइटिस हो गई जी, या इटस जो लग जाता है ना, तो ये इन्फ्लेमेशन को, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें जो है ना हम इसमें पढ़ेंगे। थ्रोम्बोसिस क्या है, न्यू प्लाज्म क्या है, ट्यूमर क्या है, बिनाइन क्या है, मिलिग्नेंट क्या है, ये सारी चीजें जो है। हेमरेज, एब्सिस, एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ये सारी चीजें जो। फिर एक मेनिंजाइटिस है, फैटी लीवर है, हम देखते हैं फैटी लीवर के जो लीवर सिरोसिस, लीवर का सेल्स का सुकड़ जाना, बिल्कुल यार इसको हम देखेंगे। ब्रांकियोस्टेसिस, निमोनिया देखेंगे, ब्रोंकियल एस्थमा देखेंगे, और फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे पैथोलॉजी की। मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ और आपकी दिलचस्पी चाहिए, याद रखें। बाकी दो सब्जेक्ट्स हैं, होम्योपैथिक फिलॉसफी, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आज ये काम खत्म हो जाए। होम्योपैथिक फिलॉसफी, इसमें पहला जो है वो लोकोमोटर डिजीजेज है, डिसऑर्डर्स हैं, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट, रूमेटिक फीवर, SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, osteoarthritis and osteoporosis। नंबर 2 उसके अंदर आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, हाइपरटेंशन, rheumatic heart disease, pericardial effusion and valvular heart disease। नेक्स्ट जो है वो किडनी या रीनल डिजीज से रिलेटेड, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, UTI, रीनल कैलकुलस,
urethral stricture, benign prostatic hypertrophy, acute renal failure, chronic renal failure. नेक्स्ट जो है वो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कोमा, हेडेक, माइग्रेन, एपिलेप्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, एंड बेल्स पाल्सी। साइकेट्री सा एक छोटा सा एक टॉपिक है, इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया। नंबर 6 स्किन डिसऑर्डर जो है, इसमें एक्जिमास, सोरियासिस, आर्टिकेरिया, चिलब्लेन, केलाइड्स एंड फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। अच्छा, ये तो सारे ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने देख लिया, दोनों पेपरों को। अब इसमें पढ़ना क्या है हमने? सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन आपने पढ़नी, इसकी जो तरतीब है बीमारी की डेफिनेशन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे, ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये अप्लाई, कॉजेटिव एजेंट, इसके पैथोजेंस जो है ना वो क्या है। तीसरा इसका साइन एंड सिम्टम्स, जिन्हें हम क्लिनिकल फीचर्स कहते हैं। साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है। नेक्स्ट डायग्नोसिस, आप कैसे डायग्नोसिस कैसे, कौन कौन से टेस्ट जो है ना आपको करने चाहिए। इसके बाद फिर जो है ना कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन जो है ना इसमें देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो आप देख लीजिए कि कैसे हम बीमारी से बच सकते हैं। और लास्ट में जो है वो कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो कि इनको अप्लाई की जा सकती है। ये टोटल एक आपका इसका एक स्केच मैंने आपको दिया। हाँ, इसमें बाद डिजीजेज ऐसी होगी जिसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड भी लिखा होगा। मर्स का जैसे टाइफाइड आप पढ़ते हैं तो टाइफाइड में सारी चीजें इंक्यूबेशन पीरियड भी इसमें लिख दिए गए। ये तरतीब होगी डॉक्टर साहब, इसकी सारी का नाम हमने डिजीज को जैसे पढ़ना है, मेडिसिन 1 में भी और मेडिसिन 2 में भी आपको अलग अलग बता दिया है कि मेडिसिन 1 में कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, और मेडिसिन 1 में क्या है, किस तरीके से। अब एक और सब्जेक्ट है जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन बड़ी दिलचस्प इसमें ये है कि इसको पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं और कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं। कम्युनिटी का जो लफ्ज है वो
इस्तेमाल हुआ है कॉमन से, अपने नाम सुनो कम्युनिज्म, इश्तराकियत। बड़े लोग हैं, जब साइंटिस्ट ने इस पे वो किया, उसने कहा यार बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ऐसी है जिनको हम लोगों को अगर तालीम दें, अगर इस चीज़ को रोकें तो उससे भी ठीक हो जाती है। बहुत न्यूट्रिशनल बीमारियां होती हैं, डेफिशिएंसीज को अगर पूरा करें तो वो भी ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने ऐसा सोचा, अब हर आदमी को सेहत की सहूलत पहुंचाना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कम्युनिटी से कुछ लोग लें, उनको ट्रेन करें और वो ही कम्युनिटी के अंदर जो है ना जाके सर्विसेज दें, अमंग द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी। तो इसलिए इसको जो नाम दिया उन्होंने कम्युनिटी मेडिसिन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी आम आदमी के जहन में भी नहीं है। फिर हमारा जो सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे, इसमें रेफरल सिस्टम। आपने देखा गांव में एक रूरल हेल्थ होती है जी, बेसिक हेल्थ होती है, डिस्पेंसरी होती है, फिर उसके बाद आ गए तहसील का, फिर तहसील से फिर डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर जो है ना आप टीचिंग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो इसमें यह है कि हर एक की अपनी लिमिटेशंस है, हर एक की एक बुनियादी तौर पर जो जहाँ से आगाज़ होता है वह ये कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। आपने लोगों को वो करना है कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन। जैसे देखें आपने थायराइड से मुतालिक जो है ना कि जी आयोडीन मिला नमक ले लें, या बच्चे माँ को दूध ऐसे पिलाए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्रिवेंटिव भी है और एजुकेशन भी है, लोगों को एजुकेट करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसी कम्युनिटी मेडिसिन के प्रेफरेंस सिस्टम में मैं बता रहा था कि बीएचयू की अपनी लिमिटेशन है। बीएचयू से केस होगा तो वो फिर आपको तहसील हेडक्वार्टर की तरफ भी भेजेगा, तहसील वालों को देगा, उसे कहा इसको कोई बड़ी सी मिसाल है जिसको समझ नहीं आ रही, कहते हैं लाहौर ला जाओ। तो वजह क्या है, उनकी लिमिटेशंस नहीं होती, हमें पता नहीं होता। हम तो ये कहते हैं कि जी ये लोगों को कहते हैं कि जी है ना, अब सर्जन की फैसिलिटी जो है ना बीएचयू पे है, तो इसीलिए हर एक की जो है ना वे आखिर में जो है ना टीचिंग हॉस्पिटल में ये देखें दो फैसिलिटीज होती हैं जो किसी और हॉस्पिटल में नहीं है, एक बर्न यूनिट और एक आर्टिफिशियल लिम्स। ये जो है ना ये बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल जैसे, तो इस तरीके से हम कुछ ये पढ़ेंगे। इसमें फिर दोबारा इन्फेक्शन डिजीजेज पढ़ेंगे। फिर मैं इन्फेक्शन डिजीजेज की बात, आप देखें ईपीआई हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो एजुकेशन भी है और वो क्यूरेटिव भी है, इसको हमने पढ़ा है। फिर कुछ देखेंगे हमने वाटर रिलेटेड डिजीज, अब इलाज करते रहते हैं, हमें पता नहीं है कि फलां जगह का पानी गंदा है, या इसके अंदर केमिकल है, या अल्कलाइड है, या एसिडिक है। तो लेकिन ना ये पब्लिक हेल्थ में आपने देखा होगा कि वाटर एंड सैनिटेशन अलग अलग दो चीज़ें हैं, इनको हम पढ़ेंगे। फिर हमने रूरल हेल्थ को पढ़ना है। हमारी आपको पता है तकरीबन 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, उनकी हेल्थ को हमने कैसे मेंटेन किया वो पढ़ना है। फिर कुछ बीमारियां हैं जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, एक से दूसरे को ट्रांसफर, हमें पता ही नहीं है। अगर बच्चे को काली खांसी है तो वो स्कूल भेज दे रहे हैं कि मीजल्स है, हमें पता ही नहीं है कि बच्चे एक से दूसरे को कैसे लगे, उनको हमने पढ़ना है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे या पैदाइश के दौरान या पैदाइश से कुछ दिन पहले या पैदाइश के एक साल के अंदर अंदर इनकी डेथ चलती है। किसी मुल्क का अगर आपने हेल्थ स्टेटस देखना है तो उसमें आईएमआर को देखना है या एमएमआर को देखना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये देखना है। ये जितनी ज्यादा होगी तो उस मुल्क का जो है ना ये हमने पढ़ना है।
फिर फैमिली प्लानिंग को पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग में पढ़ना क्या है, हमने लोगों को एजुकेट करना, ताकि लोगों को अपने मिसाइल, अपने दूध के रहते हुए अपनी फैमिली को साइज दे सके। स्कूल हेल्थ को देखना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्कूल हेल्थ। हमारे बच्चे जाते हैं, अब देखिए मैं वैसे मिसाल देता हूँ, छोटा सा कमरा है, ब्लैक बोर्ड नजदीक है, बच्चे ऐसे ऐसे इधर देखते हैं, तो जितना स्ट्रेस उनका पड़ता है 5 घंटे 4 घंटे, वो ऐसे उनके अंदर पास्टल चेंजेस आ जाती है। हमने इसको देखना है। डेमोग्राफी, मर्दमशुमारी, हमारे मुल्क में तो सारी चीजें ही ऐसी हैं। डेमोग्राफी के ऊपर आपकी सारी प्लानिंग होती है, आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, देहाती आबादी कितनी है, फिर इसमें जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ये डेमोग्राफी में सारी चीजें आती हैं। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, देखिए ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इनका मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, तो क्या है वहां पे सर्टन डिजीजेस ऐसी जो है पैदा होती हैं। मैं एक दिन वहाँ फैक्ट्री गया, तो वहाँ उस दिन जो है ना मुझे सांस दिक्कत हुई, तो मेरे जो जो दोस्त था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये आजकल क्या मिसाल है, कहते हैं जी आज आज का दिन जो होता है ना हमारा, वो सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से फिजा के अंदर जो फ्यूम थे, मुझे फौरन महसूस हो गया कि जी यहाँ पे कोई गड़बड़ है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है ना वो देखिए। फिर फूड, बैलेंस डाइट, कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने नमक नहीं खाना, और वो धड़ाधड़ नमक खा रहा है, तो उसको तो प्रॉब्लम। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं ना, बैलेंस डाइट इसको देखना। और विटामिन क्या है, इनकी क्या वैल्यू है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमने फिर कुछ हमारी जो डिजीजेज हैं जो बच्चों की, ये ईपीआई के हवाले से जो है ना, इसको हमने पढ़ना है कि हम कैसे इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ेंगे।